अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने इस वीक के लेक्चर में जो पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे पीएचपी में कुकीज़ कैसे बनाते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कैसे गेट करेंगे और कुकीज़ की को डिस्ट्रॉय किस तरह से कर सकते हैं आप। फिर हम पढ़ेंगे सेशंस का, कि सेशंस क्रिएट कैसे करते हैं, सेशंस को रीड कैसे करेंगे, सेशंस को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। देन पीएचपी में कोई भी फाइल अगर हम सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं, वो कोई भी फाइल हो सकती है, वो इमेज हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है या फिर एनी अदर फाइल, वो आप किस तरह से सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम पीएचपी में जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी यूज़र और मल्टी ब्राउज़र का कंसेप्ट क्या है। अब मल्टी यूज़र का कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर एट अ टाइम एक से ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक की अगर www.facebook.com की एक डोमेन है तो उस डोमेन के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम पे उस डोमेन को एक्सेस कर रहे होंगे। अब सर्वर का काम ये है कि उसको पता हो कि किस ब्राउज़र से कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये मल्टी यूज़र का एक कंसेप्ट है कि आपके सर्वर को पता हो कि आपकी डोमेन के ऊपर जो जो यूज़र्स इस वक्त यूज़ कर रहे हैं आपकी डोमेन, वो उनकी आइडेंटिटी क्या है। When a server is interacting with many different browsers at the same time, the server needs to know which browser a particular request came from. अब सर्वर को पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कौन से ब्राउज़र से आई है, किस यूज़र ने की है। Request response initially was stateless. All the browser looked identical. अब पहले जो था, ये जो आपके पास मल्टी यूज़र या मल्टी ब्राउज़र के कंसेप्ट से पहले क्या होता था कि अगर मैं इस सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ और आप अपने सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता था कि इंजमाम के पीसी से कौन सी आई है और अली के पीसी से कौन सी आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि इंजमाम जो काम कर सकता है वो हो सकता है कि अली ना कर सकता हो, और जो काम अली कर सकता है हो सकता है वो इंजमाम ना कर सकता हो। तो हमें हमारे सर्वर को कैपेबल बनाना है कि वो इस हद तक हमारी जो रिक्वेस्ट हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सके कि इंजमाम की कौन सी रिक्वेस्ट है और अली की कौन सी रिक्वेस्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो, काउंटिंग द नंबर ऑफ हिट्स ऑन अ वेबसाइट। हिट्स का क्या मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिट्स आए हैं। अगर हमने ये काउंट करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिट्स आए हैं डेली के, तो हमें क्या करना होगा, हमें काउंट करना होगा कि एक क्लाइंट ने या एक ब्राउज़र ने या एक यूज़र ने हमारे वेब पेज को कितनी दफ़ा लोड किया है। अब इसी तरह से अगर हमने काउंटिंग हिट्स की जगह पे लॉगिन्स काउंट करने होते हैं कि कितने लोग लॉगिन हुए हैं, या फिर पाकिस्तान से कितने लोग लॉगिन हुए हैं, या फिर वाकन टेक्सला रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रीजन है वहाँ से कितने लोग लॉगिन हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें हर लॉगिन को चेक करना पड़ता और फिर उसकी लोकेशन देखनी पड़ती कि लॉगिन हुआ है, ठीक है हुआ है। अब लॉगिन इस्लामाबाद से हुए तो हम +1 करेंगे, लॉगिन रावलपिंडी से हुए तो भी +1 करेंगे, वाकन या टेक्सला से हुए तो भी +1 करेंगे। लॉगिन अगर कटक से हुआ है तो हम +1 नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा स्पेसिफिक लॉगिन नहीं है। तो हम लॉगिन चेक करने के लिए या फिर हिट्स चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्लाइंट्स आपके रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है मल्टी यूज़र और मल्टी ब्राउज़र का, जो कि बहुत ज़्यादा अब तो हर वेबसाइट पे ऑलमोस्ट ये वाला कंसेप्ट होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं और आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट किस यूज़र ने भेजी है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है परसिस्टेंस का। ये कंसेप्ट ये है कि हम अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए कोई डेटा क्रिएट करते हैं, तो उसकी मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, तो
उसको हमने प्रिजर्व भी रखना होता है फिर अपने पास, ठीक है। परसिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ डेटा आउटलिव द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम दैट क्रिएटेड दैम। तो जिस प्रोग्राम के दौरान आपका डेटा क्रिएट हुआ है, परसिस्टेंस एक एबिलिटी है उस डेटा को प्रिजर्व करने की, उसको सेव करने की। एन ऑब्वियस वे ऑफ अचीविंग परसिस्टेंस इज टू सिंपली सेव द डेटा इन अ फाइल। तो आपके पास अगर कोई डेटा आ गया तो आप उसको फाइल में सेव कर लो। अब HTTP जो है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP मैंने आपको बताया था कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसको याद नहीं रहता कि HTTP में आपने कौन कौन सी रिक्वेस्ट भेजी थी या कौन कौन सी हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम फिर अगर हम HTTP का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो हम अपना डेटा फाइल में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि HTTP को तो नहीं पता कि कौन सा डेटा आया है। उसने तो याद ही नहीं रखा हुआ कि इंजमाम का पीसी था या अली का पीसी है। तो हम फाइल में डेटा सेव कैसे करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो PHP में परसिस्टेंस को अचीव करने के दो मेथड हैं, एक है कुकीज़ और एक है सेशंस। अब कुकीज़ और सेशंस ऑलमोस्ट सेम है। ये आपकी लोकल स्टोरेज होती है जो कि हम ब्राउज़र में बना लेते हैं। हम ब्राउज़र के अंदर एक लोकल स्टोरेज गिवन होती है, हम उसको एक्सेस करते हैं कुकीज़ या सेशंस के थ्रू। दोनों डेटा को सेव करवा रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कुकीज़ होती हैं वो लोकली आपके ब्राउज़र के ऊपर सेव होती हैं, और जो सेशंस हैं वो आपके सर्वर के ऊपर जाके सेव होते हैं। तो ये इसको अगर हम कह लें कि ये फ्रंट एंड पे सेव होती हैं और ये बैक एंड पे सेव होती हैं, या फिर ये क्लाइंट साइड पे सेव होती हैं और ये सर्वर साइड पे सेव होती हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अब कुकीज़ सिक्योर नहीं है, सेशंस सिक्योर हैं। कुकीज़ सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र के ऊपर सेव हो रही हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन की, उसने मेरी कुकी कोई भी सेट कर ली, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए, 1 साल के लिए या 1 घंटे के लिए। अब वो मेरी कुकीज़ को देख रहे हैं कि जी ये बंदा फलां वक्त आया था और इसने इसके लिहाज से इसके ब्राउज़र की कुकी सेट हुई भी है, तो इसको मुझे बार बार चेक नहीं करना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र में जाके उस कुकी को डिलीट कर सकता हूँ खुद ही। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उस टाइमलाइन के दौरान, उस एंडिंग टाइम के दौरान मैं दोबारा उस वेबसाइट को जब एक्सेस करूँगा, तो क्या होगा, उसको मेरी कुकी दोबारा से बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी बिल्ड कुकी थी उसको डिलीट कर दिया था। तो ये कुकीज़ जो हैं वो सिक्योर नहीं है, ज़्यादा सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सेशन। अगर किसी भी वेबसाइट ने मेरा सेशन बना लिया तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि सेशन जो है वो ब्राउज़र के ऊपर सेव नहीं हो रहा, वो हमारे सर्वर के ऊपर जाके सेव हो रहा है, तो वो सर्वर से ही डिलीट होगा। उसको यूज़र अपने ब्राउज़र से डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट हो जाते हैं बाय कोडिंग, कि मैं अपनी एक कोई ऐसा स्क्रिप्ट बना लूँ कि सर्वर के ऊपर जाके सेशन भी डिलीट हो जाए, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल कुकीज़ को डिलीट करना है, अनसेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है कि जी कुकीज़ जो हैं डेटा को स्टोर करती हैं, सेशंस भी डेटा को स्टोर करते हैं। कुकीज़ जो स्टोरेज अपनी रखती है वो लोकली ब्राउज़र में रखती है, सेशंस अपनी जो स्टोरेज रखते हैं वो सर्वर के ऊपर जाके रखते हैं। ये आपके पास एक फिनोमिना है परसिस्टेंस का। आपके पास जो कुकी होती है वो डायरेक्टली क्लाइंट से आ रही होती है, ठीक है, और वही उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और सर्वर फिर जो है सेशन को सेट कर सकता है या अनसेट कर सकता है। तो सेशन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन कर रहा है? सर्वर। और कुकीज़ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन कर रहा है? क्लाइंट या आपका ब्राउज़र। हम अपने ब्राउज़र को भी क्लाइंट ही कहते हैं। तो कुकीज़ को क्लाइंट हैंडल करता है, सेशंस को सर्वर आपका हैंडल करता है। अब HTTP कुकी। In internet programming, a cookie is a packet of information sent from server to client. अब कुकी की जो इंफॉर्मेशन है वो आती सर्वर से ही है, लेकिन जो सेव्ड है, आपकी कुकी जो सेव है वो आपके क्लाइंट में ही हो जाती है।
सर्वर से इंफॉर्मेशन आपने गेट की और आपने अपने क्लाइंट में सेव कर ली, अपने ब्राउज़र में सेव कर ली। फ़ायदा ये है कि कुकीज़ को एक्सेस करना फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो ब्राउज़र में ही पड़ी होती हैं, हमने ब्राउज़र से इसको रीड करना है, ब्राउज़र पे ही शो करना है। और सेशंस को रीड करना थोड़ा सा स्लो है। क्यों? क्योंकि हमें सेशन को रीड करने के लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, सर्वर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो फिर हम शो करवाएंगे, ठीक है। एंड देन सेंड बैक टू द सर्वर ईच टाइम इट इज एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट। Cookies are transferred between server and client according to the HTTP protocol. PHP supports HTTP cookies. Cookies can also be thought as tickets used to identify clients and their orders. तो ये एक फिनोमिना दिया हुआ है, एक एग्जांपल दे दिया कि आप कुकीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट आप कुकी को कैसे करेंगे? कुकी के लिए एक फंक्शन यूज होता है सेट कुकी। सेट कुकी का एक फंक्शन है, इसके अंदर फिर पैरामीटर्स हैं 3 4 5 6 7 पैरामीटर्स हो सकते हैं, जिसमें से जो 2 पैरामीटर हैं नेम एंड वैल्यू, ये रिक्वायर्ड होते हैं हमेशा। आप नेम भी देंगे और आप वैल्यू भी सेट करेंगे, नेम भी सेट करेंगे। इसके अलावा जो बाकी आपके पैरामीटर्स हैं ये ऑप्शनल्स हैं, अगर आप दे दें तो ठीक है, ना दें तो भी आपकी कुकी जो है वो सेट हो जाएगी। अब थर्ड जो है, नेम में तो आपने बताना है कि आप कुकी का क्या नाम रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेव करवा रहा हूँ अगर एज, कि जी मेरे यूज़र जो हैं उसकी एज इतनी होनी चाहिए, तो मैं उससे पहले फर्स्ट टाइम उसकी एज पूछ लूँगा और कुकी में सेव करवा लूँगा, तो मेरे कुकी का नाम क्या होगा, एज वैल्यू जो भी यूज़र एंटर करेगा, तो वो सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब थर्ड पैरामीटर क्या है, एक्सपायर, कि आपकी कुकी कितने टाइम के बाद एक्सपायर होगी। वो 1 सेकंड के बाद एक्सपायर हो, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, वीक, ईयर, सेंचुरी, वटेवर। तो आपने बताना है कि अगर आप नहीं देते, एक्सपायर नहीं करते, एक्सपायर का जो पैरामीटर है वो फॉरवर्ड नहीं करते, तो आपकी जो कुकी है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए क्रिएट हो जाएगी। फोर्थ पैरामीटर है पाथ का, कि आप कौन कौन से पेजेस के ऊपर इस कुकी को एक्सेस करना चाहते हैं, वो आ जाएगा। फिर किन किन डोमेन्स के ऊपर आपने उनको एक्सेस करना है। अब बहुत सी वेबसाइट्स की सब डोमेन्स भी होती हैं, जैसे comsets.edu.pk एक वेबसाइट है, फिर wah.comsets.edu.pk उसकी सब डोमेन है, फिर attack.comsets.edu.pk सब डोमेन है, islamabad.comsets.edu.pk सब डोमेन है, lahore.comsets.edu.pk सब डोमेन है। तो हम अपने एक डोमेन से मल्टीपल अनलिमिटेड सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे बता देंगे कि अगर मैं ये वाली कुकी सेट कर रहा हूँ तो मुझे कौन कौन सी डोमेन्स पे रिक्वायर्ड हैं ये वाली चीज़ें। यूजुअली हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, एम्प्टी इसलिए छोड़ते हैं कि हम जिस डोमेन पे उसको बना रहे हैं हमें उस डोमेन के अकॉर्डिंगली इस पाथ पे ये कुकी चाहिए, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। एम्प्टी इसलिए छोड़ते हैं कि जिस डोमेन पे बनी है उस पूरी डोमेन के ऊपर ये एक्सेसिबल हो और इस पाथ के ऊपर एक्सेसिबल हो। फिर सिक्योर में हम कहते हैं कि जी इसमें इसको आपने इनक्रिप्ट करना है या नहीं करना, और फिर HTTP ओनली, कि HTTP पे सिर्फ चलाना है या HTTPS पे भी ये चल सकती है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं आपके सेट कुकी के। पहले दो मस्ट हैं, रिक्वायर्ड हैं, बाकी वाले जो हैं वो ऑप्शनल हैं। The name value is a URL encoded name that identifies the cookie. The path and domain specify where cookie applies. The set cookie functions are preferably used before the HTML tag. तो प्रेफरेबल ये है कि HTML टैग के शुरू होने से पहले पहले हम जो अपनी कुकीज़ हैं वो सेट कर लें। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमने कि जी क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और उनकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एक्सपायर को अभी हम देख लेते हैं। तो मॉडिफाई अ कुकी, अगर आपने मॉडिफाई करनी है, लाइक आपने एज पहले रखी हुई थी 22
अब आपने उसको 24 करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए आपको कुकी जो है वो दोबारा से सेट करनी पड़ेगी विद अपडेटेड वैल्यूज। अब उसी कुकी को दोबारा सेट कुकी करेंगे, उस नेम सेम रखेंगे और फिर उसको वैल्यू जो है वो चेंज कर देंगे उसकी, तो वो दोबारा उसी कुकी को अपडेट कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। तो फंक्शन उसका वही रहेगा सेट कुकी का। नेम उसका सेम होना चाहिए जो आपने पहले बनाई है। फॉर एग्जांपल पहले अगर हमने एज के नाम से बनाई है तो मॉडिफाई करते वक्त भी नेम उसका एज ही होना चाहिए। जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो वैल्यू आप मॉडिफाइड यहाँ पे पास कर दें, और फिर अगर आपने टाइम भी उसका ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब टाइम कैसे सेट करते हैं ये जब अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। कुकी डिलीट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप सेट कुकी में अपने जो कुकी है जो आपने बनाई थी उसका नाम फॉरवर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एज बनाई थी तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज, उसकी वैल्यू आप एम्प्टी छोड़ दें या कोई भी दे दें, डजंट मैटर। हम उसका टाइम जो है वो पास्ट में ले जाते हैं, लाइक करंट टाइम जो भी चल रहा है अगर हम उसमें से -1 सेकेंड भी कर देंगे, करंट टाइम में से -1 सेकेंड भी कर देंगे तो आपकी कुकी जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब टाइम का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब ये PHP का एक फंक्शन है टाइम का, और ये हमें रिटर्न करता है सेकंड्स। जब मैं टाइम का फंक्शन यहाँ पे चलाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊँ और cookies.php के नाम से PHP का टैग बनाते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ एको टाइम का फंक्शन, राइट। और मैं अगर इसको चलाऊँ तो ये मुझे सेकंड्स रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न करना है? सेकंड्स। अब ये सेकंड्स क्या हैं? ये सेकंड्स हैं कि हमारे 1 जनवरी 1970 से लेके 1 जनवरी 1970 से लेके इस लम्हे तक जिसके दौरान ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कितने सेकंड्स गुजर चुके हैं। कहाँ से? 1 जनवरी 1970 से लेके इस लम्हे तक जितने सेकंड्स गुजर चुके हैं ये हमें उतने सेकंड्स रिटर्न कर देता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं 281, दोबारा रिफ्रेश 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90, तो ये हमें उतने सेकंड्स रिटर्न कर रहा है जितने 1970 के 1 जनवरी से लेके अब तक गुजर चुके हैं। अब जब मैंने इसको एक दफ़ा रन किया तो मेरे इतने सेकंड गुजर चुके हैं। अब अगर इसमें मैं +60 कर दूँ, +60 कर दूंगा तो दैट मीन्स कि मैं अपनी कुकी जो है वो जिस लम्हे क्रिएट हुई है वहाँ से 1 मिनट तक आगे बना रहा हूँ। अगर मैं इस फंक्शन में प्लस कर देता हूँ 60, अब रिटर्न क्या होगा? रिटर्न क्या होगा जी? हमारे करंट टाइम से 60 सेकेंड्स आगे, तो दैट मीन्स कि हमारे करंट टाइम से 1 मिनट आगे तक का हमने टाइम उसको दिया है कुकी को एक्सपायर होने के लिए, कुकी को एक्सपायर होने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। हमारे एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये हमारे हो गए आवर्स, मिनट्स। ठीक है। मिनट्स को दोबारा अगर हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो ये हमारे आवर्स हो गए। इसको मल्टीप्लाई करें हम 24 के साथ तो ये हमारे 24 आवर्स हो गए, राइट। तो हमारे एक दिन में 86,400
सेकंड्स होते हैं। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 30 के साथ, तो दैट मीन्स कि मैं अपने पूरे मंथ का के सेकंड्स गेट कर लूँगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 30 के साथ, तो हमारे एक मंथ में इतने सेकंड्स होते हैं। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं अपने करंट टाइम के साथ, तो क्या होगा कि करंट टाइम पे जिस वक्त हमारी कुकी बन रही है, वहाँ से एक महीना आगे तक का टाइम हमने उसको दे दिया उसके एक्सपायर वाले पैरामीटर के अगेंस्ट। तो अब ये वाली जो कुकी बनेगी, ये कितने टाइम के लिए बनेगी? जिस टाइम पे ये क्रिएट हो रही है वहाँ से एक महीने तक आपकी कुकी सेव रहेगी आपके ब्राउज़र के अंदर, और एक महीने के बाद जब वो एक्सपायरी उसकी गुजर जाएगी तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हमने कुकी डिलीट करनी है, तो हमारे पास करंट टाइम आ रहा है ये वाला। ठीक है। मैं अगर इसमें से -1 भी कर देता हूँ, तो वो टाइम आपका पास्ट में चला जाएगा, और जैसे ही आपका टाइम पास्ट में जाता है तो आपकी कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। यहाँ पे भी डिलीट कैसे हो रही है? जब आपका ये वाला टाइम गुजर जाएगा तब आपकी कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अगर हमें उसको बाय फोर्स डिलीट करना है, तो हम उसमें से -1 भी कर दें, अगर अपने करंट टाइम में से -1 भी कर दें, तो भी हमारी कुकी जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो डिलीट करने का जो मेथड है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं कुकीज़। सेट कुकी, इसको मैं नेम देता हूँ नेम का, वैल्यू इसमें देता हूँ अली। एक्सपायर मैं इसको करना चाह रहा हूँ 3600, 1 घंटे के बाद। ठीक है। अब बाकी वाले जो इसके पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल हैं, मैं इसको दे देता हूँ। फिर यहाँ पे है जी आपका सोर्स, पाथ। पाथ में मैं लगा देता हूँ स्लैश। इस स्लैश का ये मतलब है कि मेरे डोमेन के ऊपर जहाँ पे मैं कुकी बना रहा हूँ उसके सब पेजेस, अगर मुझे स्पेसिफिक करना होता पेज 1.php, तो क्या होता हमारे डोमेन के ऊपर पेज 1.php के ऊपर ये वाली कुकी जो है ये एक्सेसिबल होगी, बाकी पेजेस के ऊपर नहीं होगी। और अगर मैं जस्ट स्लैश लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारी डोमेन के ऊपर जितने भी पेजेस हैं सब के ऊपर हमारी कुकी एक्सेसिबल होगी। फिर नेक्स्ट है डोमेन, वो हम एम्प्टी छोड़ते हैं, और फिर हमें क्या करना होता है 1 या 0 बताना होता है कि हमारी कुकी जो है वो सिक्योर HTTPS पे चलेगी या किसी के ऊपर भी चल सकती है। तो मैंने कर दिया 1। ठीक है, सेव हो गया। एक और बनाते हैं, इसका करते हैं एज और 30। कुकीज़ डॉट PHP के पेज के ऊपर 2 कुकीज़ बनेंगी, जिसका नाम होगा अली, जिसका नेम होगा नेम और उसकी वैल्यू होगी अली, नेम होगा एज और उसकी वैल्यू होगी 30। कितने टाइम के लिए बन रही है? एक घंटे के लिए बन रही है, और दूसरी को मैं बनाता हूँ 10 सेकंड्स के लिए, तो +10 मैंने उसको कर दिया। सब पेजेस के ऊपर एक्सेसिबल होगी, सब डोमेन्स के ऊपर एक्सेसिबल होगी, HTTP पर चलेगी। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी कुकी बन गई। अब हमने देखना कैसे है, इंस्पेक्ट करके रिफ़्रेश किया, नेटवर्क्स में गए, कुकीज़ में गए, तो आपकी ये जो कुकीज़ हैं दो, ये क्रिएट हुई भी हैं, नेम की, एज की। ठीक है, वैल्यू क्या है नेम की? अली, एज की क्या है? 30, और एक्सपायरी उसकी ये है और इसकी ये। सिक्योर में हमने कहा हुआ है कि HTTPS पे चले, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ है। मगर इसको 0 कर देते हैं तो फॉल्स हो जाएगा, तो HTTP पे भी चलेगी वो, और HTTPS पे भी चलेगी। कुकीज़ पे गए और यहाँ पे आप सिक्योर को जो
सेट था वो सेट नहीं है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो कुकी है वो HTTP पे भी चल सकती है, HTTPS पे भी चल सकती है। इसकी आपको बता रहा है कि जी 1 और है, इसकी 10 सेकंड्स हैं, मेरे ख्याल से 10 सेकंड्स गुजर गए होंगे, लेकिन मैं दोबारा जब रिफ्रेश करूँगा वो दोबारा से सेट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आपको जस्ट बताना था कि आपकी कुकीज़ जो हैं वो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं उनको, कि कौन कौन सी कुकीज़ आपकी सेट हुई भी हैं। अब कुकीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर हम इसको एक दफ़ा से सेट कर दें किसी एक पेज के ऊपर, तो हम जो बाकी पेज हैं उनके ऊपर इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और पेज बनाता हूँ गेट कुकी डॉट PHP के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं PHP का टैग डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे चेक करना होता है कि हमारी जो कुकी है वो सेट हुई भी है या नहीं हुई। तो मैं इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी का फंक्शन होता है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट होता है, डॉलर अंडरस्कोर गेट होता है, उसी तरह से डॉलर अंडरस्कोर कुकी का फंक्शन होता है। इसमें हम फॉरवर्ड करते हैं कुकी का नेम, जो भी हमने नेम रखा हुआ होता है। यहाँ पे मैंने कुकी का नेम ही रखा हुआ है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी ये वाली कुकी सेट हुई भी है तो क्या करो, एको करवाओ क्या वेलकम स्पेस और इसके साथ कंकैट करवा दो जो भी कुकी की वैल्यू है वो। अब मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कंकैट, और मैं अगर डबल कोट्स के अंदर ही ये लिख दूंगा, तो डबल कोट्स के अंदर अगर वेरिएबल हो तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट करता है, उस वेरिएबल को प्रिंट नहीं करता। अब क्या होगा, मेरी जो कुकी है नेम वो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम अली, क्योंकि मैंने वहाँ पे नाम रखा हुआ है अली का इस पेज के ऊपर। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से आगे सेकंड पेज के ऊपर फॉरवर्ड नहीं कर रहा, हम कोई भी क्यूरी स्ट्रिंग नहीं बना रहे, कोई भी वैल्यू आगे पास नहीं कर रहे थ्रू पैरामीटर थ्रू वेरिएबल्स, हम जस्ट कुकीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। इसने इस पेज ने क्या किया, हमारे ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर कुकी बनाई, उसकी वैल्यू रखी, उसको एक्सपायरी टाइम दे दिया, और जो भी वेरिएबल हमने पैरामीटर्स पास किए वो किए। अब आपके ब्राउज़र के अंदर वो वैल्यू सेव हो गई। अब उस ब्राउज़र के अंदर जो स्टोरेज है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज के ऊपर, हम कोई भी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे। इसी तरह से मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास है एज की कुकी, तो मैं चेक करूँगा एज की कुकी सेट है या नहीं, और फिर मैं करता हूँ यूर एज इज दिस। यहाँ पे मैं एक वीआर का टैग भी लगा देता हूँ ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो न्यू लाइन पे आए। ये पेज, इसको मैंने दोबारा रन किया, अब हमारी कुकीज़ बन गई। मैं इसको 20 सेकंड्स के लिए करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें दूसरे पेज पे जाने के लिए। यहाँ पे आए, कॉपी किया, न्यू पेज पे गेट कुकी डॉट PHP का पेज बनाया था। यहाँ पे एरर आ गया जी लाइन 4 पे। लाइन 4 पे एरर क्या है, टाइम प्लस 20, टाइम प्लस 300, एस्केप सीक्वेंस के लिए तो नहीं होगा। सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाइड डैश डैश set cookie name early time this 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 this। अगर मैं ये वाला यूज़ करूँ तो ये एस्केप सीक्वेंस है, तो एरर होना तो नहीं चाहिए। गेट कुकी पे गेट कुकी के ऊपर लाइन 4 के ऊपर वो एरर है, वो कह रहा है BR। चलिए जी हम इसको कंकैट करवा देते हैं।
इसमें मुझे तो कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा। इसकी वो भी पूरी है। एको वेलकम जो भी उसके अंदर वैल्यू है वो, और दिया। अगर मैं इसको करूँ कि जी डॉलर टू दिस, एंड यहाँ पे मैं डॉलर कुकी को आउटपुट कराऊँ तो क्या होगा? सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड डबल कोट्स, एक्सपेक्टेड डबल कोट्स ऑन लाइन 9। ओके, ये हमें कुकीज़ के जो वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट नहीं करवाने दे रहा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एज, एज और एज नाउ। अब ठीक है। अच्छा, मसला ये आ रहा था कि हम जब एको के अंदर इसको भेज रहे थे एज अ वेरिएबल, तो मेरे ख्याल से इन ब्रैकेट्स की वजह से कोई इशू हो रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब हमने इनकी वैल्यूज़ को किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में सेव करवाया और फिर वो वेरिएबल आगे भेजा तो उससे कोई मसला नहीं आया। अब मैं दोबारा कुकीज़ क्रिएट करता हूँ। इस पेज के ऊपर क्रिएट की, इस पेज के ऊपर आए और वो उसने अली को लिया है, सेकंड जो है उसको शो नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एज भेजनी है। ठीक है, यहाँ आए, यहाँ आए, सेकंड हमारी कुकी जो है वो एक्सेस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? एज ए कैपिटल, ए कैपिटल, ए कैपिटल। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। मैं अपनी जो कुकी थी उसका नाम कैपिटल ए किया हुआ था, यहाँ पे मैं स्मॉलर ए से एक्सेस कर रहा था तो वो उसको नहीं मिल रही थी इस सेट में। अब जी देखते हैं, इस पेज के ऊपर हम कुकीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे आए तो उसने दो कुकीज़ बता दी, नेम अली है, एज उसकी 30 है। अब एक घंटे के लिए बनी हुई है और एक 20 सेकंड्स के लिए बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे आया, अब मुझे दोनों मिल रही हैं क्योंकि 20 सेकंड्स अभी तक पास नहीं हुए। दोबारा रिफ्रेश करूँगा, अब तक नहीं हुए। जैसे ही 20 सेकंड्स पास हो जाएंगे तो हमारी जो ये वाला वेरिएबल है ये डिलीट हो जाएगी कुकी ऑटोमेटिकली। अब 20 सेकंड्स गुजर चुके होंगे तो जो हमारी 20 सेकंड्स वाली कुकी थी वो अनसेट होगी ऑटोमेटिकली, लेकिन अली जो है वो रहता है। अभी इंस्पेक्ट अगर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक ही कुकी पड़ी है अली की, और वो 21 आवर के लिए अभी तक जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कुकीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आगे पेज पे किसी भी पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर तो मुझे जो डॉलर नेम नेम वाली जिस की जो कुकी है इसको डिलीट करना है फोर्सफुली, तो मैं क्या करूँगा, इस सेम लाइन को उठाऊँगा जिससे मैंने वो कुकी क्रिएट की थी और मैं कर दूँगा इसका टाइम पास्ट का, कि करंट टाइम में से -1 कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने इस पेज के ऊपर रिफ़्रेश किया, हमारी कुकी बन गई। इस पेज के ऊपर जब मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी जो कुकी है वो शो होगी, क्योंकि ऐसे आया आपका कंट्रोल, उसने कुकी को शो करवा दिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये शो होगी, तो आपकी कुकी जो है वो अनसेट होगी। अब मैं जब दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो अली वाली जो कुकी है नेक्स्ट टाइम इस पेज के ऊपर, क्योंकि वो लास्ट पे अनसेट हो गई थी, डिलीट हो गई थी, तो यहाँ पे उसको वो वाली कुकी नहीं मिली और उसने जस्ट इसको प्रिंट करवाया और 20 सेकंड्स के बाद आपकी एज वाली जो कुकी है वो भी रिमूव हो चुकी होगी।
तो आपने जब भी किसी कुकी को डिलीट करना है तो आप उसमें से -1 कर दें, -100 कर दें, 1000 कर दें, वट, तो वो उसके पास्ट टाइम में चला जाएगी उसकी एक्सपायरी, और जैसे ही उसकी एक्सपायरी पास्ट टाइम में जाती है आपकी जो कुकी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो कुकी को डिलीट करने के लिए आप उसका जो एक्सपायरी है उसको पास्ट टाइम में ले जाएंगे। अब मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने किया हुआ था +3600। अब कुकी का जो नेम हमने सेट किया था वो चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे अली की जगह पे एमएल। अब क्या होगा, जहाँ पे कुकी बनेगी उसका नाम था अली, ठीक है, यहाँ पे आए वो एक दफ़ा अली को शो करवाएगी क्योंकि उसका नाम ओरिजिनली अली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम उसको लोड करेंगे तो उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका होगा। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, उसने अली शो करवाया, लेकिन जब मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा वो हमें अहमद शो करवाएगा। ठीक है, तो उसने उसी कुकी को मॉडिफाई कर दिया न्यू वैल्यू के ऊपर। तो आप जिस तरह भी अपनी कुकी को क्रिएट कर रहे हैं उसी लाइन के थ्रू आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कुकीज़ का जो कंसेप्ट है वो अपने वेबसाइट्स में, अपनी वेब एप्लीकेशंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉडिफाई डिलीट हो गई। अब हम देखते हैं सेशंस। सेशंस का मैंने आपको बताया था कि जो सेशंस हैं वो आपके क्रिएट होंगे सर्वर के ऊपर। You can store user information, user name, item selected in a server side for later use using PHP। तो जो सर्वर साइड पे आप सेव कर रहे हैं उसको आप दोबारा यूज भी कर सकते हैं। A session is a way to store information and variables to be used across multiple pages। कुकीज़ की तरह सेशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो आप मल्टीपल पेजेस पे एक्सेस कर सकते हैं। Unlike a cookie, the information is not stored on the user's computer। अब जो सेशंस की इंफॉर्मेशन है वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर, यूज़र के ब्राउज़र में सेव नहीं होती, वो सेव होती है आपके सर्वर के ऊपर। PHP session, when you work with an application, you open it, do some changes and then close it. This is much like a session. The computer knows who you are, it knows when you start the application and when you ended it. But on the internet there is one problem, the web server doesn't know who you are, what you do, because the HTTP address doesn't maintain state। अब वेब ब्राउज़र को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो HTTP हमारा प्रोटोकॉल है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, इसको नहीं पता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो हमें सेशंस जो हैं या कुकीज़ जो हैं वो सेट करनी पड़ती हैं अपने यूज़र की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए। By default, session variables last until the user closes the browser। अब या तो यूज़र ब्राउज़र क्लोज करे और या फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करे। ब्राउज़र भी क्लोज करने से हमारे जो सेशंस हैं वो डिलीट नहीं होते, जब वो उसको अनलेस एंड अनटिल हमारा सर्वर उस सेशन को डिलीट ना करे। Why use sessions? Need for data to be stored on the server, unique session information for each user, transmit data only relevant for short time, data does not contain secret information similar to cookies but it is stored on the server। और या बाकी जो थ्योरी है इसकी पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आप सेशंस को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं। Before you can store information in your PHP sessions, you must first start the session। अब कुकीज़ की तरह नहीं है कि हमने सेट कुकी की और उसमें वैल्यूज़ पास कर दें, हमें सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। और सेशन स्टार्ट कैसे होता है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का एक फंक्शन हम कॉल करते हैं जिससे हमारा सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। फिर जब सेशन स्टार्ट हो गया, अब हमने क्या करना है, सेशन के वेरिएबल्स को सेट करना है विद वैल्यूज़। सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट पैरेंथेसिस
टर्मिनेटर। हमारा सेशन स्टार्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सेशन के वेरिएबल्स सेट करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर फिर कोट्स में आपके वेरिएबल का नाम, डॉलर अंडरस्कोर सेशन कोट्स के अंदर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, सेशन वेरिएबल नेम वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने सेशन जो हैं वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया PHP का कुछ कोड लिखा हुआ है, सेशन स्टार्ट किया हमने, सेशन के वेरिएबल्स को यहाँ पे एक्सेस सेट किया हुआ था पिछले पेज के ऊपर, तो अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आप उसी सेशन के वेरिएबल के अगेंस्ट कोई न्यू वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आपका सेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। और फिर अगर डिलीट करना है तो आपके पास सेशन अंडरस्कोर अनसेट का फंक्शन है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन है। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या करेगा, आपके जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं सबको डिलीट कर देगा और आपका जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का जो फंक्शन है, अगर हमने यहाँ पे दो सेशन वेरिएबल्स बनाए हुए थे और हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, सेशन जो है आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं सेशन अंडरस्कोर अनसेट का फंक्शन, तो इससे क्या होगा, हम इस फंक्शन के अंदर जो सेशन फॉरवर्ड करेंगे जस्ट वही वाला डिलीट होगा, बाकी जो सेशन वेरिएबल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, आपका सेशन जो है क्लोज नहीं होगा। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय आपके पूरे सेशन को डिलीट कर देगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिलीट कर देगा, और सेशन अनसेट जो है वो आपके किसी स्पेसिफिक सेशन को जो है उसको जस्ट डिलीट करेगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम सेशंस किस तरह से बना सकते हैं PHP में। sessions.php एक फाइल बनाई, PHP का टैग लगाया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना है, तो मैं सेशन स्टार्ट कर दिया, उसका फंक्शन कॉल किया, अब मेरा सेशन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, अपने सेशन वेरिएबल सेट करने हैं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आपकी मर्जी। और यहाँ पे मैं करता हूँ वेरिएबल का नाम नेम इज इक्वल टू एल। अब सेशंस में हमारे पास एक्सपायरी डेट नहीं होती, सेशन में हमारे पास डोमेन नहीं होती, पाथ नहीं होता, HTTP या HTTPS वाला कोई भी सीन नहीं होता। तो सेशंस हमारे तब तक रहते हैं जब तक हम इनको खुद डिस्ट्रॉय ना करें। और एक और बनाता हूँ मैं, एज का, और एज में रखता हूँ 22। ठीक है, अब हमने दो सेशन वेरिएबल्स बनाए अपना सेशन स्टार्ट करने के बाद, जिसमें एक का नाम है नेम, एक का नाम है एज। नेम में हमने रखवाया अली, एज में हमने रखवाया 22। सेव किया, यहाँ पे मैंने चलाया sessions.php का कोड पेज, तो मेरे सेशंस जो हैं वो स्टोर हो गए। ठीक है, अब मैं एक और पेज बनाता हूँ, get sessions.php, PHP का कोड बनाया। अब मुझे जो सेशंस मैंने इस पेज के ऊपर सेट किए थे उनको नेक्स्ट पेज के ऊपर गेट करना है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि सेशन सेट हुए हैं या नहीं हुए। इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोड और सेशन का नेम, तो उसका नेम ही था। अगर तो वो इस सेट है तो क्या करें, एको वेलकम डॉलर नेम और BR। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉलर नेम के अंदर सेशन की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक हो गया। अगर तो सेशन नेम का सेट है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एक वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करवाई और उसको
एको करवा दिया। इसी तरह से हम एज के लिए करेंगे, इसका था एज कॉपी वेरिएबल चेंज वेरिएबल चेंज वेरिएबल चेंज। ठीक है, एक पेज पे हम सेशन बना रहे हैं, दूसरे पे हम क्या कर रहे हैं जी, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मैंने सेशन का पेज रन किया तो हमारे सेशंस बन गए। गेट सेशंस डॉट php का पेज लाया तो हमारे पास कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने सेशन जो है अपना इस पेज के ऊपर स्टार्ट किया था। तो अब हमें ये वाला सेशन जिस जिस पेज के ऊपर चाहिए होगा, हम वहाँ पे जस्ट सेशन करेंगे स्टार्ट। जस्ट हम सेशन को स्टार्ट करते जाएंगे जिन जिन पेजेस के ऊपर हमें हमारा सेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जैसे ही स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी स्टार्टेड था यहाँ से, और उसमें जो वेरिएबल्स थे वो ऑलरेडी स्टोर्ड थे। तो हमने जस्ट सेशन को स्टार्ट किया कि हमें यहाँ पे भी इस पेज के ऊपर भी सेशन रिक्वायर्ड है। अब हमें जो सेशन वेरिएबल्स हैं वो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट हैं। तो हम उनको जस्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मैंने सेशन स्टार्ट के बगैर अपना पेज रन किया था तो हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आई थी, क्योंकि इस पेज को नहीं पता था कि सेशंस को एक्सेस करने या नहीं करने। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर सेशन स्टार्ट का फंक्शन भी कॉल किया तो अब इस पेज को पता है कि जो सेशन है वो इस पेज के लिए भी बना हुआ है। तो हम जो सेशन के वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब जब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास सेशन वेरिएबल्स जो हैं वो आ गए। योर पेज इज दिस जी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सेशंस जो हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट पेजेस के ऊपर। अब सेशन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय तो क्या होगा, सेशन स्टार्ट हुआ, उसने फर्स्ट सेशन वेरिएबल की आउटपुट शो की, सेकंड की आउटपुट शो की, और सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मैं जब एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो हमें इंफॉर्मेशन शो होगी, क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय उसके बाद लगा हुआ है। और जब मैं दोबारा शो करूँगा तो सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो ये वाले इफ एल्स इस जो हैं ये नहीं चलेंगे। एक दफ़ा रिफ्रेश किया, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हमने एन पे लगाया हुआ था। जब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, और जो हमारे सेशंस थे वो सब के सब डिलीट हो गए, और हमारा सेशन जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने सेशंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप उसी को कह दें कि जी पहले इसमें अली था, अब इसमें अहमद रखवा दो। ठीक है, यहाँ पे आए, सेशन को सेट किया, सेशन सेट हो गए। फर्स्ट टाइम उसमें अली ही आएगा, क्योंकि हमने उसको पहले शो करवाया हुआ है, बाद में मॉडिफाई करवाया हुआ है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम चलाएंगे तो उसमें मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरह से अपने सेशंस जो हैं वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुकीज़ का कंसेप्ट और सेशंस का कंसेप्ट। सेशंस आपके पास सर्वर में सेव होते हैं, कुकीज़ आपके पास ब्राउज़र में सेव होती हैं। काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अब हम आते हैं फाइल अपलोड के ऊपर। हम अपने सर्वर के ऊपर कोई भी फाइल अगर हमें अपलोड करनी पड़े तो वो कैसे करें। With PHP, it is easy to upload files to the server. However, the ease comes danger. With ease comes danger, so always be careful when allowing upload files. अब हमारे पास जो हैकिंग होती है ना, मोस्टली वो यूजली फाइल अपलोड के थ्रू ही होती है। यूज़र्स अपने जो इंजेक्टेड कोड्स हैं वो एज अ फाइल ही हमारे सर्वर के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो जब वो अपलोड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जब उसको रन किया जाएगा तो आपका सर्वर जो है वो हैक होने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने केयरफुल रहना है जब आप अपनी सर्वर के ऊपर फाइल
अपलोड को अलाउ करते हो तो उन अपलोड्स के अगेंस्ट बहुत सी कोड्स भी आपके सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड हो सकते हैं। टू कन्फिगर द php.ini फाइल, आप अपने ini फाइल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे फाइल अपलोड्स जो है या वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑन ही होता है, अगर ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम जैप में जाएंगे, config php.ini फाइल, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अपलोड को और देखेंगे कि हमारा फाइल अपलोड्स जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, लेकिन अगर ये ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये काम हो गया। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपके जिस फॉर्म में आपने फ़ाइल अपलोड करनी है, जिस भी फॉर्म के अंदर आप फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, उसमें एक एट्रीब्यूट डालेंगे इंक्रिप्शन टाइप का, इंक टाइप, ENC फॉर इंक्रिप्शन और TYPE टाइप, इंक्रिप्शन टाइप। और उसमें पास करेंगे हमेशा ये वाली वैल्यू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। तो ये आप लाजमी अपने फॉर्म में ऐड करेंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइल है वह सर्वर पे अपलोड नहीं होगी। It specifies which content type to use when submitting the form. Without the requirements above, the file upload will not work. Right? अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी फाइल्स मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, मेथड है इसका पोस्ट, और मैंने इंक टाइप उसको स्पेसिफाई कर दी, जैसे मैंने आपको अभी स्लाइड्स में दिखाई थी, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। अब इसमें मैंने एक इनपुट टाइप फाइल रखी है जो कि बटन है, और उसको मैंने नाम दे दिया BTN फाइल का। इनपुट टाइप सबमिट रखी है, उसको नाम दे दिया BTN सबमिट का, और वैल्यू है अपलोड। तो मेरा एक फॉर्म बन रहा है, उसके ऊपर दो बटन हैं, एक फाइल अपलोड करने के लिए और एक फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जिस भी पेज के ऊपर अपना फाइल अपलोड का कोड, जब आपने जिस पेज के ऊपर आपको फाइल अपलोड करवानी है, उस पेज पे आप अपना PHP का जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा HTML के बाद लिखेंगे, या अपने फॉर्म के कोड के बाद लिखेंगे। यहाँ पे आपका HTML का फॉर्म का कोड आ रहा है, उसके बाद आप अपना PHP का कोड लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इस PHP के कोड को ऊपर लिख दूंगा तो मेरा फाइल अपलोड की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इंक टाइप रखनी है, मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, अपने फॉर्म की, उन फॉर्म की जहाँ पे आप अपने फाइल को अपलोड करवाना चाह रहे हैं। सेकेंडली, आप अपना PHP का स्क्रिप्ट जो है वो एंड पे रखेंगे। दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी फाइल अपलोड करने के लिए सर्वर के ऊपर। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, तो उसके लिए एज यूजुअल इस सेट $_post BTN सबमिट, जो हमारे BTN का नेम था, हमने उसको चेक किया कि बटन क्लिक हुआ या नहीं। जैसे ही बटन क्लिक होगा तो फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद मैंने एक और इफ लगाया हुआ है इस सेट $_files का, कि जो फाइल वाला बटन था वो क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने चेक किया $_files और उस बटन का नाम, कि हमारा फाइल वाला जो बटन था वो क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो क्लिक हुआ है तो इस चीज़ के अंदर आ जाएगा, अगर क्लिक नहीं हुआ तो इस चीज़ के अंदर नहीं आएगा। अब एक रैंडम की मैंने जनरेट की हुई है, ये क्यों की हुई है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। हमने अब $_files के अंदर चार चीज़ें होती हैं, $_files, और हमने जो भी फाइल का नाम दिया, तो इसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। एक होता है कि फ़ाइल का ओरिजिनल नेम क्या था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने index.php की फ़ाइल अपलोड की है अपने सर्वर के ऊपर, तो नेम में क्या आएगा, इंडेक्स, INDEX, क्योंकि ये फ़ाइल का नाम है। फिर एक होता है टेम्प नेम, कि जब मैंने उसको ब्राउज़र के ऊपर
लोड कर लिया तो इसका कोई टेम्परेरी एड्रेस बन जाता है जहाँ पे वो टेम्परेरीली हमारे ब्राउज़र में सेव होती है। तो उस एड्रेस के ऊपर वो फाइल जाके सेव हो जाती है। तो वो हमने टेम्प नेम में आ गया। फिर थर्ड होता है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, फाइल की टाइप क्या है। सॉरी, थर्ड होता है टाइप, कि उसकी टाइप क्या है, पीडीएफ है, जेपेग है, पीएनजी है, टिफ है, या फिर वर्ड फाइल है, वटेवर, वार फाइल है, जिप फाइल है। तो उसकी टाइप आ जाती है। फोर्थ होता है कि इसका साइज कितना है। ठीक है, अगर मुझे बाकी वैसे रिक्वायर्ड नहीं होते, अगर आपने यूज़ करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि साइज और डॉलर फाइल दिस इज दिस, और इसका साइज, और फिर टाइप और बिगिन की टाइप। इस तरह से आप बाकी जो दो पैरामीटर हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होते यूजली। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जनाब फाइल का नाम ओरिजिनल जो भी था उसका, index.php आ गया। और फिर उसका टेम्परेरी एड्रेस या उसका टेम्परेरी नेम जो भी बना वो हमने गेट कर लिया कि वो इस एड्रेस के ऊपर पड़ी है। अब मैंने रैंडम की क्यों नहीं जनरेट की हुई है, मैंने रैंडम की इसलिए जनरेट की हुई है क्योंकि हो सकता है कि दो यूज़र्स जो फाइल अपलोड करें उनका नाम सेम हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपलोड की, मेरी फाइल का नाम भी index.php है, और एक यूज़र 2 है, उसने भी कोई अपनी फाइल अपलोड की, उसका नाम भी index.php ही था। तो क्या होगा, जो बाद में फाइल आएगी वो पहले वाली फाइल को रिप्लेस कर देगी। तो अब जब मैं एक्सेस करूँगा तो मुझे फाइल कौन सी शो होगी, जो यूज़र 2 ने अपलोड की थी, क्योंकि उसने मेरे बाद फाइल अपलोड की। तो इस किस्म के सिनेरियो से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फाइल्स के जो नाम है वो यूनिक रखते हैं, कि जब भी फाइल क्रिएट हो तो वो हमेशा यूनिकली क्रिएट हो। इसके दो मेथड्स हैं। एक तो है कि मैं अपनी रैंडम की जो बना रहा हूँ यहाँ पे, एक मेथड तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं सब स्ट्रिंग बना रहा हूँ, 0 से लेके 6 उसकी लेंथ होगी, और क्या कर रहा हूँ उसके अंदर शफल करवा रहा हूँ इंटीजर्स को, स्मॉल एबीसी को और कैपिटल एबीसी। इसके अंदर से इस पूरी स्ट्रिंग में से वो क्या उठाएगा, 6 रैंडमली करेक्टर्स उठा लेगा, और वो रैंडम की मेरी एक 6 करेक्टर लॉन्ग क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं कि आपकी रैंडम की कैसे क्रिएट हो, टाइम के फंक्शन के साथ सिंपली। अब इससे क्या होगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आपका जो टाइम है वो हमेशा यूनिक है, और टाइम में आपके पास क्या आ रहा है, सेकेंड्स, और वो सेकेंड्स क्या हैं, 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक का जो टाइम होगा वो उसमें आएगा। तो आपका जो रैंडम की है वो कभी भी रिपीट नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा यूनिक होगी। जो वो टाइम गुजर चुका है वो कभी भी दोबारा नहीं आएगा फ्यूचर में। आपके पास जो सेकंड्स का काउंट है वो जो एक दफ़ा गुजर चुका वो दोबारा नहीं आएगा। तो आपकी ये वाली रैंडम की भी यूनिक ही होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसमें आपके पास आपको कंट्रोल नहीं है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आप अपनी स्पेसिफिकली चीज़ें बता दें कि जी उसमें इंटीजर हो सकते हैं, उसमें स्मॉल एबीसी कैपिटल एबीसी हो सकती है, और उसकी लेंथ इतनी हो सकती है। तो आप इस तरह से भी अपनी रैंडम की जनरेट कर सकते हैं। रैंडम की हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगर दो यूज़र्स एक ही टाइम पे हमारे सर्वर के ऊपर फाइल अपलोड कर देते हैं तो उनका जो नाम है वो सेम ना हो, सेम ना रहे। तो उस केस से, उस सिनेरियो से बचने के लिए हम रैंडम की बनाते हैं, और अपनी फाइल का जो नाम है उसको रैंडम की के साथ मर्ज कर देते हैं, कि पहले रैंडम की आए और बाद में
फाइल का नाम आए। तो हमारे पास न्यू फाइल का नाम बन गया। सपोज अगर वो पहले था index.php, तो अब क्या आ रहा है, index.php से पहले सेकंड्स लग जाएंगे, जो भी इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी वो लग जाएगी, और वो हमेशा यूनिक नाम बन जाएगा। अब यूनिक नाम हमारे पास हो गया जिसे हमने सेव करनी है, और हमारे पास टेम्परेरी एड्रेस उसका आ गया। तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं मूव अपलोडेड फाइल का, मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन कॉल करते हैं। इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है कि कौन सी फाइल मूव करनी है। अब कौन सी फाइल मूव करनी है, जो कि हमारे टेम्परेरी एड्रेस पे पड़ी है, तो हमने वो फॉरवर्ड कर दिया। और सेकंड पैरामीटर होता है इसका डेस्टिनेशन का, कि किस जगह पे मूव करनी है। अब मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, और उसके अंदर मैंने फाइल मूव करवानी है। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस नाम से हमारी जो फाइल है वो सेव करवा दो। अब ये क्या है, ये हमने नाम खुद ही बनाया था यहाँ पे अभी। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस नाम से हमारी फाइल को सेव करवा दो। ठीक है, कौन सी फाइल, जो आपके हमारे ब्राउज़र में सेव्ड पड़ी है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ index.php को, तो इस तरह से मेरा एक फॉर्म है, एक इनपुट टाइप फाइल का बटन है, एक अपलोड का बटन है। जैसे ही मैं अपलोड का बटन क्लिक करूँगा तो जो ये वाली फाइल है ये हमारी किस में आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है, चूज़ फाइल किया, और मैं चूज़ करता हूँ जनाब information.docx की फ़ाइल। अब जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वाली फ़ाइल अब करंटली मेरे इस ब्राउज़र की स्टोरेज में पड़ी है। और जब इस ब्राउज़र की स्टोरेज में पड़ी है और मैंने temp name is equals to $_ file और temp name किया, तो मेरे पास इस फाइल का जो टेम्परेरी एड्रेस बना था वो आ गया, कि इस वक्त जब ये लोड हो चुकी है तो ये फाइल किस जगह पे पड़ी है, वो एड्रेस आ गया। अब मैंने उस एड्रेस से फाइल उठानी है और उसको मूव करवा देना है अपने सर्वर की लोकेशन के ऊपर, जो मैंने स्पेसिफाई की हुई है डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस फाइल के नाम से। तो जैसे ही मैं बटन अपलोड का क्लिक करूँगा, क्लिक किया, अब हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर के ऊपर अपलोड हो गई, htdocs लेक्चर 12 डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आ गई। अब इसका नाम कैसे बन रहा है, पहले आपका टाइम आ रहा है और फिर इंफॉर्मेशन डॉट डॉक के नाम से ये क्रिएट हो रही है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से हम रैंडम को डिलीट करते हैं और यहाँ से हम रैंडम को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम एक यूज़र आया, उसकी फ़ाइल का नाम था information.docs, अपलोड की, वो आपके पास सेव हो गई। अब जब सेकंड टाइम दोबारा यूज़र आएगा और वो इसी फाइल को, जब कोई और यूज़र आता है उसकी फ़ाइल का नाम भी सेम होता है जो पहले एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी है, तो जब इसको अपलोड करेगा तो जो न्यू वाली फाइल है वो उसको रिप्लेस कर देगी, और आपके पास दो फाइल्स नहीं बनेंगी। लॉजिकली आपके पास दो फाइल्स बननी चाहिए थी। तो इस सिनेरियो से बचने के लिए हमने यहाँ पे रैंडम की का जो फिनोमिना है, जो कंसेप्ट है, वो यूज़ किया था कि हमारी जो फाइल्स हैं अगर वो सेम नाम की भी आ जाएं दो दफ़ा, तो हमारे पास ओवरलैपिंग ना हो। मैंने इन्फॉर्मेशन डॉट डॉक्स की फ़ाइल दो दफ़ा अपलोड की है, तो यहाँ पे एक दफ़ा भी नहीं आई। अपलोड इंफॉर्मेशन, अपलोड, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है जनाब, रैंडम की आ गई, फाइल बन गई और सेव हो गया। इसको डिलीट किया, रिफ्रेश किया, इंफॉर्मेशन, अपलोड। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने इंफॉर्मेशन, मैंने इंफॉर्मेशन की फ़ाइल को अपलोड किया, उसने ये किया। सेकंड टाइम मैंने इंफॉर्मेशन की फ़ाइल को अपलोड किया, ये आया। थर्ड टाइम मैंने इंफॉर्मेशन की फ़ाइल को अपलोड किया तो ये आया। तो तीन दफ़ा मैंने इंफॉर्मेशन की फ़ाइल अपलोड की है,
अगर मैं रैंडम की को यूज़ ना करता तो मेरी फ़ाइल तीनों दफ़ा रिप्लेस होती, लेकिन अब क्या हुआ है, उसने 3 दफ़ा हमारी फ़ाइल को न्यूली क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल्स की जो ओवरलैपिंग है या रिप्लेसमेंट वाला जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं यूजिंग रैंडम की। अब रैंडम की आप पे डिपेंड करता है, आप टाइम स्टैम्प से बनाएं या फिर अपनी कोई लॉजिक लगा के बना लें। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, लॉगिन फॉर्म विद PHP। तो अभी लेक्चर थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम्प्लेक्स भी हो गया और लॉन्ग भी हो गया, तो हम लॉगिन फॉर्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आया या उसकी कोई भी मसला है, कंफ्यूजन है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या फिर गूगल क्लासरूम में ही, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज हैं उनको एंटरटेन करूँ विद इन 24 आवर्स। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।